हेलो स्टूडेंट, मैं दिव्या कौशिक आपकी केमिस्ट्री मेंटर और स्वागत है आप सभी का B2 लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर अपन ने शुरू कर लिया था, है ना। 3 लेक्चर्स अपन खत्म भी कर चुके थे, थोड़ी बहुत बातें भी अपन कर चुके थे और थ्योरीज पे एंट्री मार चुके थे अपन ने एनर्जी थ्योरी और वैलेंसी थ्योरी खत्म भी कर ली थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एनर्जी थ्योरी उसकी कुछ कमियां रह गई थी कि वो सिग्मा पाए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बारे में कुछ बातें कर नहीं पाई थी। तो तुरंत वैलेंसी थ्योरी आई, वैलेंसी थ्योरी ने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हमारे साथ बातें करी, यानी बातें बताई उनके बारे में। पर वही अपने को वो भी चीज़ थोड़ी सी दिक्कत में दे गई कि सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में कुछ खास बात वो कर नहीं पाई, है ना। तो जस्ट अब उन बातों को करने के लिए भाई अपने पास आ रहा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी VBT, जो कि सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में अपने को बहुत सारी बातें बताएगा। तो आज के लेक्चर में अपन सिग्मा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन वगैरह बढ़िया से करने वाले हैं। आराम से देखिएगा किस किस तरीके से मैं सिग्मा पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन को करती हूँ, किन किन ऑर्बिटल्स की मदद से, है ना। तो चलिए, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, VBT थ्योरी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो एक जो केमिकल बॉन्डिंग का कोर जो शुरू हो रहा है ना बेटा, वो VBT से ही शुरू होता है। तो थोड़ा आराम से, बहुत ध्यान से मन लगा के पढ़िएगा, अच्छा समझ आएगा। देखिए, तो है क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे अपन इसको। और क्या है, किस पे बेस्ड है ये थ्योरी बेटा? ओवरलैपिंग पे बेस्ड है ये थ्योरी। अब क्या होती है ओवरलैपिंग? देखो भाई, बहुत सिंपल सी बात है, 2 एटम और 2 एटम के जो ये ऑर्बिटल्स है, इन दोनों की ओवरलैपिंग करा दीजिए, ये होती है ओवरलैपिंग। यानी कि ओवरलैपिंग, 2 एटम के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? ओवरलैपिंग कहलाता है। अब ऑर्बिटल कैसे भी हो सकते हैं भाई, SPD कुछ भी हो सकता है ना, ऑर्बिटल से सारे के सारे, है ना, और एटम भी। तो बेसिकली बेस्ड है ये ओवरलैपिंग पे। अब ओवरलैपिंग थोड़ा सा अपन बाद में देखेंगे, पहले नॉर्मल चीज़ों में अपन VBT में थोड़ा देखते हैं। देखो भाई, तो कुछ बॉन्ड वगैरह के बारे में भी बात करते हैं अपन, है ना। तो बेसिकली VBT जो है वो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, यानी ग्राउंड स्टेट, किसी भी एक एटम का ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है, यानी उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देती है। जैसा कि मैंने अभी अपन पढ़ चुके थे फर्स्ट लेक्चर में, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक, मेटालिक सब पढ़ा दिया मैंने आपको आराम से। तो आप अपन पता कर सकते हैं कि कैसे कोवलेंट किसको बोल रही हूँ मैं, कोऑर्डिनेट किसको बोल रही हूँ मैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अपने को इस चीज़ में। पर अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। अब बहुत सिंपल सी बात है भाई, कोई भी एटम जो है वो अपने ग्राउंड स्टेट में, अब ग्राउंड स्टेट होती क्या है? ग्राउंड स्टेट होती है उस एटम का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कार्बन का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p2, बस। तो यही इसका ग्राउंड स्टेट है, 1s2, 2s2, 2p2 ही इसका क्या है? ग्राउंड स्टेट है। अब मैं कुछ फेरबदल अगर इसमें करना चाहूँ, यानी कि इस ग्राउंड स्टेट में किसी भी एक ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करा के दूसरे ऑर्बिटल में भेजना चाहूँ, तो वहाँ पे वो चीज़ कहाँ चली जाएगी? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाएगी। अभी बात करेंगे इस बारे में, देखना ज़रा, है ना। तो देखो भाई, कोई भी एक एटम है जो कि ग्राउंड स्टेट में, जो उसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या एक्साइटेड स्टेट में अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है भाई? वो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर डालता है। वहीं सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है जो, उनके पास तो गजब के लोन पेयर प्रेजेंट होता है भाई, है ना। तो लोन पेयर अगर उनके पास प्रेजेंट है, चाहे और किसी के पास भी प्रेजेंट है, तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ना कि कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो बेसिकली VBT हमें ये भी बता रहा है कि कब हम कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और कब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कोवलेंट में चला जाएगा, अगर लोन पेयर है तो कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। इतनी सी बात इसने बताई है ना। तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, देखना ज़रा, सुनना। जैसे सल्फर लिया अपन ने, सल्फर का एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है, नज़र आ रहा है आपको सामने। और मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा हुआ है सल्फर का। नियोन का है 1s2, 2s2, 2p6 और उसके आगे चला गया 3s2, 3p4। अब मैं इसमें ऑर्बिटली भरने जा रही हूँ, उसको देखना ज़रा। ये मैंने 3s2 बनाया और ये मैंने बना डाला 3p4 और इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने 3s, 3p, 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, तो
तो ये ग्राउंड स्टेट का मामला चल रहा है अभी, कोई मैंने एक्साइटेड स्टेट नहीं कराई है बेटा, ग्राउंड स्टेट है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे कैसे भर दिया मैंने और कुछ नहीं किया है मैंने, है ना। अब देखना जरा, सल्फर ने फ्लोरीन के साथ दो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, दो कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है बेटा इसने, है ना। तो सल्फर ने दो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है, तो कहा भाई दो यहाँ पे अवेलेबल है, आराम से फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है भाई यहाँ पे, ये रहे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो दो कोवलेंट बॉन्ड बना डाला इसने फ्लोरीन के साथ, और बना डाला क्या, SF6 बना डाला। ऐसे ही ये H2S भी बना सकता है आराम से। तो बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कोवलेंट बॉन्ड बना देगा, बस बात खत्म। क्लियर है? अच्छा, आगे देखते हैं। देखो, अगर कभी ऐसा हो कि हम क्या करेंगे, ये तो इसका ग्राउंड स्टेट आ गया, तो हमने यहाँ लिख दिया क्या कि ये सल्फर का क्या है, ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, हमने तो कोई एक्साइट ही नहीं कराया इसको। अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पर मैं इसको एक्साइट करवाऊं, यानी कि जो मैंने स्टार मार्क लगाया है ये क्या है, इसका एक्साइटेड स्टेट है, यानी मैं इसको एक्साइटेड कराने वाली हूँ। ठीक है, अब एक्साइटेड कराएंगे अपन इसको। सल्फर है भाई, ये सल्फर है तो थर्ड पीरियड का ये एटम है, तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन इसका देखो यहाँ लिखती हूँ मैं। तो अगर मैं इसको एक्साइट करवाऊंगी तो मेरे पास ये रहा इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन 3s 3p 1 2 3 और 4। अब सल्फर में 3s 3p के अलावा आगे जाने पर हम देखते हैं कि भाई इसमें तो D 3d ऑर्बिटल भी तो है, 1 2 3 4 5 है ना, बिल्कुल है भाई, प्रेजेंट होते हैं 3d ऑर्बिटल s में, है ना। तो 3d ऑर्बिटल है, खाली है पर ऑर्बिटल्स तो हैं। तो मैं क्या करूँगी, एक्साइट कराने के लिए यहाँ से यहाँ 3p से 3d में एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा दूंगी। तो ये मेरा कौन सा स्टेट हुआ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया। समझ में आई बात? जब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मैंने ये चीज़ कराई तो वापस मैंने 3s बनाया, वापस मैंने 3p बनाया और तुरंत वापस मैंने 3d बनाया। पर अब क्या हो चुका है कि क्योंकि मैंने सल्फर को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव ऑन करा दिया है, तो अब की बार मेरे पास 3d में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गया, है ना, प्रेजेंट हो गया 3d में एक इलेक्ट्रॉन। तो अब की बार मुझे कहा गया है कि SF4 बनाइए, तो बिल्कुल क्यों नहीं बना पाएंगे अपन, अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आराम से SF4 यहाँ पर बन जाएगा, बिना किसी तकलीफ के बन जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली अपने को। तो बढ़िया फर्स्ट क्लास कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे आराम से। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपकी आंखों के आगे प्रेजेंट है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट करवाने पर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास, बस कुछ भी नहीं है, इतनी सी बात है। ऐसे ही SO2 बन जाएगा भाई, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड बना लेंगे आराम से, क्या दिक्कत है। अब क्या करेंगे, अगर अपन क्या हो, अगर मैं ऐसा कर दूं कुछ यही ये देखो, ये कंडीशन देखो, डबल स्टार लगा रखा है मैंने यहाँ पे। अगर मैं ऐसा कर दूं, मैं इसी में ही समझा रही हूँ आपको, समझना ज़रा। अगर मैं ऐसा कर दूं कि एक बार मैंने इसको एक्साइटेड करा के 3d में मैं लेकर गई तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, अब की बार मैं 3s को एक्साइटेड करा के वापस से 3d में लेकर जाती हूँ, तो अब की बार मेरे पास किस तरीके का कॉम्बिनेशन बनेगा देखना ज़रा। S 3p 3d 3s 3p 3d, और मैंने इसको सेकेंड एक्साइटेड स्टेट नाम दे दिया आराम से। देखो इससे लिखते हैं, देखो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हमारे को मिली कि 3s में एक इलेक्ट्रॉन रह गया, 3p में 3 रह गए, 3d में 2 रह गए। तो देखो ज़रा,
बना रहा है क्या सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, SF6 बना रहा है, यानी कि इसको चाहिए भाई, इसको चाहिए कि हम इसमें 6 फ्लोरीन ऐड कर सके। तो बिल्कुल हमारे पास 6 कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे फ्लोरीन के। देखो जरा, फर्स्ट क्लास, कुछ भी नहीं है, आराम से बना लेंगे अपन। तो देखो भाई, ग्राउंड स्टेट में आराम से 2 फ्लोरीन जोड़ सकते हैं अपन। सल्फर की बात हो रही है यहाँ पे। मैंने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जब मैंने इसको डाला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो मैं 4 फ्लोरीन जोड़ पाई, और जब मैंने इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट में डाला तो मैं इसमें 6 फ्लोरीन जोड़ पाई। तो इसी तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये चीज़ अपने को देखनी पड़ेगी। कौन बता रहा है भाई, VBT बता रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। तो देख सकते हैं अपन आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखिए जरा। ClF3 है जो, ClF3 कौन से एक्साइटेड स्टेट में F3 से बॉन्ड बना लेता है? तो क्लोरीन है 17, नियोन 3s2 3p5। आइए ऑर्बिटल बनाते हैं अपन। ये देखिए, भर डाले मैंने 3s और 3p में। अच्छा, अब कितने बॉन्ड बनाना चाह रहा है ये? तो 3 फ्लोरीन जोड़ना चाह रहा है बेटा, 3 फ्लोरीन जोड़ना चाह रहा है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कैसे हो पाएगा? मुश्किल हो पाएगा। तो कुछ ना कुछ एक्साइटेशन तो कराना ही पड़ेगा अपने को, जब जाके बात बनेगी अपनी। तो अपन क्या करते हैं कि 3D में एक एक्साइटेड करा देते हैं अपन यहाँ से, है ना। देखते हैं क्या बनता है अपना। देखो भाई देखो, वन 2 3 4 5, देखिए जरा 3p और 3d। अब आराम से बिना किसी दिक्कत के फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन आराम से क्लोरीन के साथ जुड़ सकते हैं, यानी ऐड हो सकते हैं, और ClF3 बना सकते हैं। अब तुम्हारे से कोई पूछ ले कि कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बना डाला है आपने ClF3 को, कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बनाया, तो भाई हमको तो पता चल गया है ये चीज़ कि हमने तो एक बार ही एक्साइटेशन कराया है 3p से 3d में। तो ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो यानी कि हमने ClF3 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बना डाला। पूछा जाता है कि कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बनाया है, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएगा बिना किसी तकलीफ के। समझ में आ गई बात, है ना। और F5 बोलता वो, ClF5 बोलता तो फिर सेकंड एक्साइटेड स्टेट में करवा देते हैं अपन। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, हो जाएगा आराम से। समझ गए? तो देखो एक एग्जांपल और देखते हैं। नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, ये होता है कॉन्फ़िगरेशन। आइए अगर मैं ऑर्बिटल बनाऊं यहाँ पे तो 2s और ये 2p, 1 2 और 3। तो कुछ एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं कि भाई मुझे NH3 बनाना है, मुझे NCl3 बनाना है, मुझे NBr3 बनाना है, तो आराम से बिना किसी तकलीफ के H H H या Cl 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 या Br 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 बन जाएगा, कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी। वहीं PCl3 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है भाई, बिल्कुल बन सकता है, पर NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। एक सेकेंड, PCl3 एग्जिस्ट करता है, PCl5 भी एग्जिस्ट करता है, पर NCl3 एग्जिस्ट करता है, पर NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। भाई क्यों नहीं करता? जब PCl3 एग्जिस्ट कर रहा है, NCl3 एग्जिस्ट कर रहा है, PCl5 एग्जिस्ट कर रहा है और NCl5 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई कारण तो होगा इसके पीछे का। क्या कारण है इसके पीछे का, समझना जरा। भाई देखो, फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस में 3d इलेक्ट्रॉन्स
प्रेजेंट होते हैं, है ना, आराम से बढ़िया से 3D प्रेजेंट होते हैं। Cl5 बनाएगा, एक्साइटेड करा देगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर वही नाइट्रोजन बेचारा, नाइट्रोजन के पास 2D इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है भाई, नहीं होते ही नहीं है। कैसे एग्जिस्ट करेगा 2D? n और l का वैल्यू जो है वो सेम है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का और एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो सेम है, तो कैसे वो ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता बिल्कुल भी। इसलिए नाइट्रोजन के पास 2D है ही नहीं। वैसे ही SF6 एग्जिस्ट करता है, यानी कि प्रेजेंट है, बना सकता है, क्योंकि 3D ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, एक्साइटेड होके 3D में चला जाएगा, एक्साइटेड होके 3D में चला जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 3D में भेज दिया ना, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, इसलिए भेज दिया मैंने यहाँ पे। पर यहाँ पर OF6 में अरे कैसे जाएगा, कैसे जाएगा भाई, कैसे जाएगा? 2D तो प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे, है ही नहीं। तो जब एक्साइटेड कराना चाहेगा भी, एक्साइटेड कराना चाहेगा, ग्राउंड स्टेट है, तो कहाँ कराएगा? जगह ही नहीं है, आगे होना तो चाहिए ना कुछ ना कुछ। यहाँ तो हम इसलिए करा पा रहे हैं क्योंकि 3D प्रेजेंट है, PCl फास्फोरस में भी 3D प्रेजेंट है, पर नाइट्रोजन में 3D तो छोड़ो 2D ही प्रेजेंट नहीं, क्योंकि प्रेजेंट हो भी नहीं सकता है ना। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया कि N और L का जो वैल्यू है वो सेम है। जैसे कि N का वैल्यू यहाँ पे 2 है और L का भी 2 है, और ये कभी भी सेम नहीं हो सकता, यानी कि N और L का वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकता, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? तो ये रीज़न है इसका। चलिए आगे चलते हैं। ओवरलैपिंग, बेसिकली अपन ओवरलैपिंग पे आ चुके हैं, जिससे कि पूरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेस्ड है। क्या कहता है ओवरलैपिंग? सुनना ज़रा, कि द इंटरमिक्स ऑफ 2 ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम, वही चीज़ जो मैंने अभी कही कि 2 एटम्स के जो 2 ऑर्बिटल हैं आपस में इंटरमिक्स करते हैं, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? अपना ओवरलैपिंग कहलाता है ना। तो ओवरलैपिंग में कुछ इस तरह की बात अगर मैं करूँ तो, कि भाई 2 एटम ने एक H ले लिया है ना, और ये 2 एटम अपने ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करके कोई बॉन्ड बना रहे हैं, एक इसका इलेक्ट्रॉन एक इसका इलेक्ट्रॉन, पर ये जो इलेक्ट्रॉन यूज ले रहे हैं यहाँ पे, ये तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अकेला अकेला थोड़ी ना इसका। 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। तो कुछ ऑर्बिटल डायग्राम अगर मैं देखूँ तो ओवरलैपिंग के रिगार्डिंग, तो देखो जरा कैसे किस तरीके से चीजें करते हैं अपन। देखो ऑर्बिटल डायग्राम अपन H2 का देखते हैं एक बारी। तो ये मैंने बनाया H, और ये मैंने बनाया वापस से H एटम, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बनाया न्यूक्लियाई, ये मैंने बनाया न्यूक्लियाई H एटम का, दूसरे H एटम का, और दोनों ने आपस में क्या बना लिया? बॉन्ड। और बॉन्ड क्यों बनाया भाई? एक इस वाले H का इलेक्ट्रॉन और एक इस वाले H का इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैपिंग करके 2 एटम, एक एटम ये एक एटम ये, दोनों के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके या इंटरेक्ट करके, ये क्या हुआ हमारा? ओवरलैपिंग रीजन, जहां पे ओवरलैपिंग हो रहा है ना। तो 2 एटम जो है, 2 एटम अलग अलग एटम या सेम एटम जो हो सकते हैं, वो अपने अपने ऑर्बिटल्स का इंटरेक्ट करा रहे हैं, यानी ओवरलैपिंग करा रहे हैं, और आपस में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस बॉन्ड को हम क्या कह रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड कह रहे हैं। और वहीं पर ही, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन का भी 1s काम में लिया जाएगा, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s काम में लिया जाएगा, तो इस ओवरलैपिंग को हम क्या कह रहे हैं? इस ओवरलैपिंग को हम कह रहे हैं 1s ओवरलैपिंग, 1s ओवरलैपिंग। समझ में आई बात? तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बात करी कि ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2 के बारे में बात करी कि भाई 2 एटम हैं, सेम एटम हैं, दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं यहाँ पे, और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन डाला। तो देखो जरा, सुनते रहो कि लास्ट में अपन कहाँ पे पहुंचे थे कि भाई सिग्मा पाई के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है अपने को। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी VBT जो है वो धीरे धीरे सिग्मा पाई पे आ रही है, धीरे धीरे अभी सिग्मा पे आई है, पाई पे भी आ जाएगी धीरे धीरे। देखते रहना तुम और समझते रहना, है ना। वहीं अगर मैं दूसरा ऑर्बिटल डायग्राम लूँ ऑक्सीजन का, तो बहुत सिंपल है। ऑक्सीजन जो है 2 डबल बॉन्ड बनाता है, और ये 2 लोन पेयर यहाँ पे इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस तरीके से फॉर्मेशन करके जो वैलेंसी थ्योरी हमें बता रही थी कि वो तो एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है H2 तो
O2 जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, N जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। ये सब बातें हम वैलेंसी थ्योरी में करके आ चुके हैं बेटा, बस हमें ये नहीं पता था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो फिर सिग्मा है या क्या है, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें सिग्मा है, पाई है या क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या है, कुछ नहीं पता था हमें, पर धीरे धीरे ये सब बातें निकल रही हैं अभी। तो अगर ऑक्सीजन यानी O2 के बीच में 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, लोन पेयर का हिसाब अपने को पता है सब, है ना। तो अपने को ये भी पता है कि ये नियोन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, बता के आए हैं अपन वैलेंसी थ्योरी में, नियोन को कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर तभी तो बना रहे हैं, तभी तो O2 स्टेबल है, वरना ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है और O2 स्टेबल है ना। तो देखना जरा, तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है, 1s2 यहाँ लिख दीजिए, है ना। और 2s2 2p4 में अगर मैं एक इस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1, ठीक है। तो अगर ओवरलैपिंग की बात करें तो ये वाला एटम इसके साथ ओवरलैप होगा और ये वाला एटम इसके साथ ओवरलैप होगा। तो यहाँ से ओवरलैपिंग हुई O2 की, तो हम H2 और O2 की ओवरलैपिंग को आराम से देख चुके हैं, एक सिग्मा बना रहा है और एक सिग्मा और एक पाई बना रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं ओवरलैपिंग पे। ये तो कुछ बेसिक बातें करी अपन ने ओवरलैपिंग की, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी, है ना। अब देखो भाई, ओवरलैपिंग हो रही है वो तो हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई ओवरलैपिंग तो हो रहा है ना, पर कौन सा ओवरलैपिंग हो रहा है। ओवरलैपिंग की भी तो अपना अपना टाइप्स है ना बेटा, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, कोलेटरल हो रहा है, फेस वाइज हो रहा है, हो कौन सा रहा है, और अगर हो भी रहा है तो इनमें से है कौन सा, कैसे पहचानेंगे अपन ये सब चीज़ों को। तो ऐसे पहचानेंगे अपन ये सब चीज़ों को कि देखना ज़रा, 3 तरीके की ओवरलैपिंग होती है यहाँ पे, एक्सियल ओवरलैपिंग, कोलेटरल ओवरलैपिंग और फेस वाइज ओवरलैपिंग, है ना। अपने को ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, यहाँ का थोड़ा सा बेसिक अपन लेके चलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसमें। तो एक्सियल ओवरलैपिंग को अपन हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं, कोलेटरल को अपन साइड वाइज ओवरलैपिंग भी कहते हैं। और क्या बात है ओवरलैपिंग में भाई, ओवरलैपिंग में, एक्सियल ओवरलैपिंग में 1 लोब आपस में इंटरेक्ट करती है, ठीक है। वहीं कोलेटरल ओवरलैपिंग में 2 लोब आपस में इंटरेक्ट करती है। वहीं फेस वाइज ओवरलैपिंग में 4 लोब आपस में इंटरेक्ट करती है और 6 लोब आपस में इंटरेक्ट करती है। अब लोब इंटरेक्ट कर रही है तो बना क्या रही है, लोब इंटरेक्ट कर रही है, तो जब भी 1 लोब इंटरेक्ट करेगी तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। यानी एक्सियल ओवरलैपिंग हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेट करती है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। वहीं अगर हम 2 लोब का इंटरेक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और वहीं अगर हम इंटरेक्ट करा रहे हैं 4 लोब और 6 लोब, तो यहाँ पर डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कुछ ये है फॉर्मेशन के क्राइटेरियाज कि अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है तो भाई सिग्मा बॉन्ड बना डालना, कोलेटरल हो रही है तो पाई बॉन्ड बना डालना। फेस वाइज में ज़्यादा अपन जाएंगे नहीं कि भाई फेस वाइज हो रही है तो डेल्टा और साई बॉन्ड बनेगा, है ना। अब 1 लोब इंटरेक्ट कर रही है, अब 1 लोब का अपन समझ रहे हैं ना क्या क्या किस तरीके से लोब बोल रहे हैं अपन। जैसे मान लीजिए s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, अपन पढ़ के आ चुके हैं ये सब चीज़ें एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अपने को पता है s जो ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप में होता है, ऐसे वाले शेप में होता है s ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल जो होता है वो डम्बल शेप में होता है, d ऑर्बिटल जो होता है बेचारा डबल डम्बल शेप में होता है। तो ये सब पता है अपने को, है ना, ये सब पता है अपने को। तो ये इनकी लॉब्स है, ये लॉब्स है इनकी, ये इनका इंटरेक्शन करा रहे हैं अपन। तो अगर एक लॉब इंटरेक्ट करेगी तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, 2 लॉब इंटरेक्ट करेगी तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, 4 करेगी तो डेल्टा और 6 करेगी तो फाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये चीज़ है, अपन ने ये चीज़ देखी। अब कुछ अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ इन सब चीज़ों में तो देखना ज़रा, देखना ये है हमारा s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, ये बन रहा है हमारा सिग्मा, पाई, डेल्टा, साई। देखना ज़रा, देखना
देखना। तो अब देखो जरा, एस ऑर्बिटल जो है स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है भाई एस ऑर्बिटल। एक ही तो लोब है इसमें, एस ऑर्बिटल में, सॉरी सब शेल कह सकते हैं अपन इसको। तो एक ही तो लोब है ना इसमें, एक ही तो लोब का शेप होता है, तो एक ही लोब है तो एक ही लोब इंटरेक्ट करेगी इसमें कुल मिला के। और जब एक ही लोब इंटरेक्ट कर रही है तो सिग्मा ही तो बनाएगा, यानी एक्सियल ओवरलैपिंग ही तो कराएगा। तो पाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना इसमें। तो भाई सिग्मा तो बन सकता है, पर ना तो पाई बन सकता है, साई बन सकता है, ये भी नहीं बन सकता। वही पी ऑर्बिटल जो है, पी वाला, ओ नहीं नहीं नहीं, देखो इधर देखो, इधर देखो, एक सेकंड, ये है पी और ये है डी, डबल शेप, ठीक है। पी है जो डबल शेप है। तो देखो पी ऑर्बिटल जो है ये अपना, पी ऑर्बिटल जो है इसमें तो दो लोब है, एक लोब ये, एक लोब ये। अब दो लोब है तो या तो ये इसकी एक लोब भी इंटरेक्ट करके सिग्मा बना सकती है और इसकी दो लोब इंटरेक्ट करके पाई भी बना सकती है। तो मैंने कहा जो पी है वो तो सिग्मा भी बना सकता है और पाई भी बना सकता है, पर डेल्टा नहीं बना सकता क्योंकि 4 लोब नहीं है, और ना ही ये बना सकता है क्योंकि 6 लोब नहीं है। समझ गए क्या नहीं समझे? बहुत सिंपल सी बात है ना। वहीं डी ऑर्बिटल जो है इसके पास तो 4 लोब्स है भाई, 1 2 3 और 4 लोब है। अब 4 लोब में ये एक लोब इंटरेक्ट करके सिग्मा भी बना सकता है, दो लोब इंटरेक्ट करके पाई भी बना सकता है, और 4 लोब इंटरेक्ट करके डेल्टा भी बना सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है। तो ये कुछ बात हुई हमारे बीच यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग का, कोलैटरल ओवरलैपिंग का, फेस वाइज ओवरलैपिंग का, कि किस किस तरीके से भाई आ गया सिग्मा और पाई बॉन्ड, किस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। यानी वीबीटी बता रही है हमारे को कि सिग्मा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे करवा रहा हूँ मैं, या ऐसे करवा रही हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और कुछ बात करते हैं अपन एक्सियल ओवरलैपिंग की, थोड़ा डिटेल में बात करते हैं किस किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है बेसिकली। तो ऐसा कहा जाता है बेटा, ऐसा कहा जाता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है ना वो ज़्यादा स्टेबल है पाई बॉन्ड से, यानी कि ऐसा कह लें कि एक्सियल जो ओवरलैपिंग है वो कोलैटरल से ज़्यादा स्टेबल मान जाती है, कि बढ़िया होती है एक्सियल बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं बेसिकली उसको, है ना। तो बात करते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग का, कि इन दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल इंटरमिक्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अरे भाई सुनो, देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भाई एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है, जेड भी हो सकती है, 3 इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपन ले सकते हैं आराम से, है ना। तो ये एक्सियल क्या कहता है कि मैं जो है वो ओवरलैप तो कर लूंगा, पर मैं ओवरलैप करूंगा जो भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आप मुझे देंगे, चाहे वो एक्स ले लीजिए, चाहे वो वाई ले लीजिए, चाहे वो जेड ले लीजिए, सामने वाला खुद आपको शो करके देगा कि भाई ये मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना। अब चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, उस पर डिपेंड करता है। तो कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर आप मुझे देंगे तो मैं ओवरलैप तो कर जाऊंगा, पर ओवरलैप करूंगा मैं अलोंग द एक्सिस, यानी कि उस एक्सिस के साथ साथ में ओवरलैप करूंगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा जो है, ये मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और अगर मैं 2 लोब्स को इंटरेक्ट करा रही हूँ तो एक ऐसे, यानी अलोंग द एक्सिस एक्सियल में करा रही हूँ मैं, तो अलोंग द एक्सिस ये वाला लोब और अलोंग द एक्सिस ये वाला लोब, यानी कि इसके साथ साथ इंटरेक्ट करेंगे ये। तो ये इसका प्रॉपर्टी है कि हमेशा भाई अलोंग द एक्सिस कर रहा है ये। तो कुछ एग्जाम्पल अपन लेते हैं यहाँ पे, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग बैठेगा अपना यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि ये मेरा, अलग पेन यूज में लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और मैंने यहाँ पे s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग करा डाला, और बना डाला क्या, सिग्मा बॉन्ड बना डाला। और तो क्या है भाई, ऐसे ही तो एस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग होंगे आराम से अलोंग द एक्सिस। ये मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस रहा और ये मेरा 2 ऑर्बिटल कर लिए, इसने ओवरलैप कर लिया आराम से, क्या दिक्कत आई। वहीं अगर मैं चाहूँ तो वापस से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया, और अब की बार मैंने वापस से s ऑर्बिटल लिया, पर इस बार मैंने p ऑर्बिटल का ओवरलैप करा, यानी कि s और
p ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग मैंने यहाँ पे करा डाला है ना, बिल्कुल। यानी कि s का एक लोब जो उसके पास एक ही है वो एक यूज में ले रहा है, और p ऑर्बिटल का एक लोब इसने यूज में ले लिया, तो 1 लोब का इंटरेक्शन हुआ और आपस में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि एक्सियल ओवरलैपिंग कर डाली हमने। वहीं अगर मैं चाहूं, बिल्कुल वहीं अगर मैं चाहूं तो मैं यहाँ पे आराम से p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल का यानी कि pd ओवरलैपिंग भी करा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करा सकती हूँ, है ना। एक एक लोब से बना सकती हूँ मैं एक्सियल ओवरलैपिंग। वहीं अगर मैं चाहूँ तो d ऑर्बिटल यानी कि dd ओवरलैपिंग भी करा सकती हूँ एक एक लोब मिला के। तो बिल्कुल भाई बिल्कुल एक एक लोब मिला दीजिए और एक्सियल ओवरलैपिंग करा डालिए, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे है नहीं। अब चाहे वो एसएस में हो, एसपी में हो, पीडी में हो और डीडी में हो, करा सकते हैं आराम से अपन। बशर्ते बस यही चीज़ है कि एक एक लोब इंटरेक्ट होनी चाहिए, एक एक लोब इंटरेक्ट होनी चाहिए, एक एक लोब इंटरेक्ट होनी चाहिए, और कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कोलेटरल ओवरलैपिंग। अब कोलेटरल ओवरलैपिंग का हिसाब कुछ इस तरीके का है कि ओवरलैप तो कर रहा है ये, पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलरली ओवरलैप करना चाहेगा ये, यानी कि ये कह रहा है कि मैं अलोंग द एक्सिस कभी भी ओवरलैप नहीं कर पाऊंगा, मैं तो परपेंडिकुलर करूंगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और मेरे को P और P का ओवरलैपिंग कराना है। तो मान लीजिए ये मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, मेरे को P और P का ओवरलैपिंग कराना है, तो P को मैं इस बार परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे रखूंगी, P को मैं इस बार परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे रखूंगी। मैं अलोंग द एक्सिस लेके नहीं चलूंगी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में, मैं परपेंडिकुलर लेके चलूंगी। यही इसका क्रिस्प है, यही इस चीज का क्रिस्प है। तो ये चीज अपने को करनी है कि भाई किसको अपन एक्सियल में ले रहे हैं और किसको अपन ओवर उसमें कोलेटरल में ले रहे हैं। तो देखो जरा सुनो इस चीज को, मैंने कहा कि हाँ देखो, आइए, तो कोलेटरल ओवरलैपिंग में ये मैंने बनाया वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और अब की बार मैं कराने जा रही हूं, अब ये मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, मैं ऑर्बिटल लाने जा रही हूं यहाँ पे। एस ऑर्बिटल बना ही नहीं सकता क्योंकि एक ही लोब होती है, और यहाँ पे तो शर्त यही है कि दो दो लोब का इंटरेक्शन कराना है। तो P और P तो बना सकता है ना, बिल्कुल बना सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आराम से इंटरेक्ट करेंगे ये, और क्या बनाएंगे, P पाए ओवरलैपिंग। समझ में आई बात, इतनी सी बात है। वहीं पर ही अगर मैंने एक और ओवरलैपिंग कराई, तो ये P ऑर्बिटल, और वहीं पर ही ये D ऑर्बिटल, और ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से नजर आई। तो आराम से कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, P पाए D पाए ओवरलैपिंग। और एक और पॉसिबिलिटीज बन सकती है भाई आराम से, यहाँ पे ये मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और फर्स्ट क्लास ये D ऑर्बिटल, और ये भी D ऑर्बिटल, बढ़िया से ओवरलैपिंग कराई और बनी क्या, D पाए ओवरलैपिंग। तो बना सकते हैं भाई, दो दो लोब करके बना डालिए, आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। समझ में आ गई बात कि भाई एक एक लोब करेंगे तो एक्सियल बनेगा, दो लोब करेंगे तो कोलेटरल बनेगा, एक्सियल से सिग्मा बनेगा, कोलेटरल से पाई बना डालेंगे। तो P पाए D पाए D पाए, ये इसका कौन से एग्जाम्पल है, कोलेटरल के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं थोड़ा ट्रिक्स वगैरह की बात करते हैं। वैसे तो कैसे क्या हम बना के थोड़ी ना देखेंगे, हर बार बना के देखेंगे तो बड़ा समय खर्च हो जाएगा हमारा, तो इतना समय थोड़ी ना है अपने पास। तो कुछ ट्रिक्स वगैरह डिजाइन कर रखी है अपने, ट्रिक्स अगर देख लेंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी हमारे को बॉन्ड का फॉर्मेशन पता करने में, है ना। तो ये तो बेसिक चीज़ है, जो 3D स्ट्रक्चर अपन को पता होनी चाहिए, दिमाग में अपने चलना चाहिए कि अगर ऐसे रहा होगा तो इस तरीके से अलोंग द गया होगा, इस तरीके से परपेंडिकुलर गया होगा वो, जब जाके बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा। पर कुछ ट्रिक्स भी हमको पता होनी चाहिए, जो कुछ इस तरीके से देखना, जरा समझना इन सब बातों को, क्या कह रही हूँ मैं।
जैसे मैंने कहा ये ऑर्बिटल्स लिए मैंने, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वही x ले लिया, एक बार y ले लिया, एक बार z ले लिया एक बार, और मैं बना रही हूँ यहाँ टाइप्स ऑफ बॉन्ड के कौन कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बन रहा है क्या पाई बन रहा है, ठीक है। आइए, तो मैंने कहा जब मैंने px ऑर्बिटल लिए और एक बार मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस x ली मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो मेरा बॉन्ड बना क्या, सिग्मा बना, ठीक है। बहुत सही तो बात है, अभी तो बना कर आ रहे हैं भाई, ये रहा ना, देखो ना जरा इधर देखो, ये रहा, कहाँ गया, PP PD, बिल्कुल ये बना सकते हैं अपन, ये रहा देखो, ये x इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले ली मैंने, और ये P और ये P, ये बना डाला हमने सिग्मा बॉन्ड बड़ी ही आसानी से, ठीक है। तो ये रहा सिग्मा बॉन्ड आराम से, ठीक है, तो बन रहा है। वहीं y लिया तो पाई बनेगा और वहीं z लिया तो पाई बनेगा। तो यानी कि अगर एक ट्रिक फॉलो करें अपन कि अगर हमने जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना है, बात यहाँ पर ओनली PP और ओवरलैपिंग का हो रहा है, यानी PP कोलेटरल ओवरलैपिंग का ही हो रहा है बेटा, ध्यान रखना। PX को मैं करवाऊंगी, PY को, PZ को, D वगैरह कहीं नहीं आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ P वाले का हो रहा है बात। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर मैंने X लिया और PX का करा रही हूँ तो सिग्मा बनेगा, बाकी दो में पाई बनेगा, यही चीज़ कॉमनली याद रखिएगा। वहीं अगर मैंने P पाई का लिया और वहीं X Y और Z कराया, यानी X एक बार इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लिया तो पाई बनेगा, Y कॉमन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आया तो सिग्मा बनेगा, Z आया तो पाई बनेगा। वहीं PZ लिया मैंने, X Y और Z आया, तो क्योंकि कॉमन क्या है इसमें, Z कॉमन है, तो यहाँ क्या बनेगा सिग्मा, बाकी दो पे क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। ये चीज़ है। तो भाई कॉमन वाले एक्सिस पर सिग्मा बना डालेंगे और बाकी के डिफरेंट वाले पे अपन पाई फॉर्मेट करा देंगे, ये काम करना है अपने को, तो बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं PD ओवरलैपिंग की। अभी तो अपन ने बात करी PP ओवरलैपिंग की, बात करते हैं PD ओवरलैपिंग का। यहाँ का खेल चल रहा है, देखो जरा क्या चल रहा है, तो देखना जरा, बहुत सिंपल से ट्रिक्स वगैरह देखेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बॉन्ड कौन सा फॉर्मेट हो रहा है, देखना जरा, कुछ भी नहीं है। देखो मैंने लिया PX और DXY, अब देखो PX और DX में कॉमन कौन सा है, X है, तो जो कॉमन है, और चलो डिफरेंट कौन सा है, Y है, यानी कि Y जो है दोनों में कॉमन नहीं है, तो Y बना रहा है क्या, पाई बॉन्ड, और बाकी के दो कोई से भी बॉन्ड यहाँ पे बना नहीं रहे, यानी सिग्मा तो बनेगा ही नहीं भाई, है ना। वहीं अगर मैंने बात करी कि PX और DZX, यहाँ पे कौन सा कॉमन नहीं है, यहाँ Z कॉमन नहीं है आपस में, तो Z क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड। यहाँ देखिए PY DXY कौन सा कॉमन नहीं है, X कॉमन नहीं है, तो X क्या बना रहा है, यहाँ पे पाई बना रहा है। देखिए जरा Y और DYZ कौन सा कॉमन नहीं है भाई, Z कॉमन नहीं है, तो क्या बना डाला, Z ने पाई बना डाला, कौन सा कॉमन नहीं है भाई, यहाँ तो कोई सा भी कॉमन नहीं है, तो सब में कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। कौन सा कॉमन नहीं है, कोई सा भी कॉमन नहीं है, कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। कौन सा कॉमन नहीं है, Y कॉमन नहीं है, तो Y ने बना डाला पाई। कौन सा कॉमन नहीं है, X कॉमन नहीं है, तो X ने बना डाला पाई। यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है तो कोई सा भी बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनेगा। तो P और D वाले में क्या करना है अपने को, P और D वाले में क्या करना है कि पाई बॉन्ड ही तो बनाएगा, पाई बॉन्ड कौन सा बना रहा है ये पता करना है, कि जो कॉमन नहीं है वो पाई बॉन्ड बना डालेगा और जो कॉमन है भाई वो कुछ नहीं बनाएगा, ठीक है ना। ये चीज़, ये ट्रिक इस तरीके से याद रखिए। अब बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ की, पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ की। अब देख तो लिया हमने कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, पाई बॉन्ड कैसे फॉर्मेट हो रहा है, पर क्या क्या इसका स्ट्रेंथ रहेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है कि सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ऐसा कह सकती हूँ मैं, ऐसा कह सकती हूँ इस चीज़ में कि या तो को सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ या फिर मैं लिखूं एक्सियल ओवरलैपिंग का स्ट्रेंथ, है ना। तो सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है वो शेल नंबर अगर बढ़ेगा आपका, अगर आपका शेल नंबर बढ़ेगा
तो सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। यानी कि साइज जो है वो जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम ही होता जाएगा, है ना। तो साइज बढ़ेगा तो सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। तो ज़रा देख लो, यहाँ पे देख लो, यानी n का वैल्यू यानी शेल नंबर बढ़ेगा तो सिग्मा का जो स्ट्रेंथ है वो तो कम हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ जाने पर n का वैल्यू जो है वो बढ़ रहा है, यानी शेल जो है वो बढ़ रहे हैं, और शेल बढ़ेगा तो फिर सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसका, फिर इसका, और फिर सबसे कम स्ट्रेंथ किसका, 3s का। वहीं अगर मैं बात करूं कि कभी ऐसा हो कि फिर जो ये अपना साइज है, यानी कि जो अपना ये शेल नंबर है, ये सेम हो जाए तो क्या करेंगे फिर हम, है ना। फिर भी तो कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो होगा ही ना, कि मान लीजिए 1 1 1 ऐसा कर दिया हमने, तो हमने तो अभी शेल सेम कर दिया, यानी साइज तो हमने सेम कर दिया। फिर हम क्या करने वाले हैं, तो देखो ज़रा, ऐसा हो अगर कि n का वैल्यू अगर सेम पड़ जाए तो नंबर ऑफ p सब शेल बढ़ते जाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ p सब शेल बढ़ते जाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। जैसे कि NP का सबसे ज़्यादा, फिर NS का, फिर NS का। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ हमने साइज जो है वो सेम कर दिया है 2 2 2, यानी n = 2 कर दिया है। तो अगर साइज सेम है तो नंबर ऑफ p सब शेल बढ़ेंगे तो फिर सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है वो बढ़ जाएगा। जैसे नंबर ऑफ p सब शेल बढ़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाने पर, यहाँ से यहाँ जाने पे p सब शेल का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बढ़ जाएगा, यानी कि कुछ सीक्वेंस इस तरीके का नजर आएगा हमको। अब ये चीज़ याद रखना, थर्ड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों है भाई इंपॉर्टेंट, अरे देखो ज़रा, देखो इसमें हमने साइज भी वेरी किया हुआ है, इसमें हमने सब शेल भी वेरी करे हुए हैं। जब ऐसा याद रखना कि जब साइज भी वेरी हो, जब सब शेल भी वेरी हो, तो डोमिनेंटली कहाँ जाएंगे हम, साइज को मानेंगे। तो जब साइज भी वेरी हो और सब शेल भी वेरी हो तो डोमिनेंटली किसको मानेंगे, दोनों ही वेरी कर रहे हैं, यानी दोनों ही चेंज हो रहे हो, तो डोमिनेंटली हम साइज फैक्टर को मानेंगे सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। साइज फैक्टर क्या कहता है, साइज बढ़ता जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड कम हो जाएगा, तो फिर इस हिसाब से सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ये वाला हुआ। बस ये याद रख लेना, ये एक नोट, ठीक है ना, कि दोनों ही वेरी कर जाएं, यानी दोनों ही चेंज हो रहे हो, तो फिर इसको मानेंगे अपन साइज वाले फैक्टर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो साइज वाला फैक्टर डोमिनेंट माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं। जैसे सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में अपन को निकालना आ गया आराम से, वैसे ही पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ का एक सीक्वेंस ही देखते हैं अपन कि 2p पाई कमाल का स्ट्रेंथ रखता है, 2p पाई 3d पाई ठीक ठाक रखता है, 2p पाई 3p पाई बहुत वीक रखता है, और ये तो अनस्टेबल है बहुत खतरनाक तरीके से, बहुत अनस्टेबल है, जहां भी पाया जाएगा कंपाउंड को अनस्टेबल कर देगा, है ना। तो देखो जरा कुछ क्वेश्चन देखो इस चीज के कि CO2 जो है मोनोमर में एग्जिस्ट करता है। मोनोमर का मतलब एक लक में, यानी मोनोमर में एग्जिस्ट करता है और कुछ इस तरीके का लीनियर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ना। और क्या दिखाता है भाई, ये दिखाता है 2p पाई ओवरलैपिंग आराम से। भाई कार्बन का 2p और ऑक्सीजन का 2p आपस में दोनों ने ओवरलैप कर लिया, 2p पाई ओवरलैपिंग दिखा रहा है ये आपस में, और 2p पाई तो कमाल का स्ट्रॉन्ग होता है, तो आराम से एग्जिस्ट कर देगा। वहीं SiO2 को अगर मैं ऐसा बनाना चाहूँ तो ये कौन सी ओवरलैपिंग दिखाएगा, 3p पाई। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ SiO2 को बनाना चाहूँ तो ये कौन सी ओवरलैपिंग दिखाएगा, ये दिखाएगा 3p पाई ओवरलैपिंग, सॉरी 3p पाई 2p पाई ओवरलैपिंग। तो ये भी कुछ खास एग्जिस्ट यहाँ पे नहीं करता, ये देखो वीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं SiO2 का लीनियर स्ट्रक्चर ना बना के इसको कुछ इस तरीके से केज लाइक या फिर टेट्राहेड्रल कह सकते हैं अपन इसको, टेट्राहेड्रली इसको अरेंज करके रखते हैं। तो SiO2 जो है वो इस तरीके से हमको नेचर में एग्जिस्ट करता हुआ मिलता है, ना कि लीनियर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता हुआ मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है इसका बहुत ही वीक है, और CO2 को तो अच्छा खासा, इसलिए वो एग्जिस्ट कर डालता है। ठीक है, वहीं अगर दूसरे एग्जाम्पल देखें C2H4 का, तो ये मैंने बनाया C2H4,
ये मैंने बनाया C2H4, और ये मैंने बनाया Si2H4। देखो जरा, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि क्या क्या समस्या आई यहाँ पे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा भाई। यहाँ आराम से 2p पाई का बॉन्ड फॉर्मेशन, 2p पाई का ओवरलैपिंग हो जाएगा, और यहाँ पे 3p पाई का ओवरलैपिंग होगा। और अपने को बहुत अच्छे से पता है कि एग्जिस्ट नहीं करता है 3p पाई अनस्टेबल बना देता है कंपाउंड को। तो इसलिए ये तो स्टेबल है बिकॉज ऑफ 2p पाई ओवरलैपिंग, पर ये स्टेबल नहीं है बिकॉज ऑफ 3p पाई ओवरलैपिंग। तो कुछ इस तरीके की बातें वीबीटी ने हमसे की। तो ओवरलैपिंग बेस्ड है पूरा वीबीटी, और वीबीटी ने अच्छे तरीके से हमको ये चीज़ बताई कि भाई ये तुम्हारा हिसाब किताब है कि ये सामने वाले ने वैलेंसी थ्योरी तक अपने को डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बता डाला था, पर वीबीटी ने अपने को किसके बारे में बताया, सिग्मा बॉन्ड के बारे में, पाई बॉन्ड के बारे में। कैसे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, कैसे बनता है उससे क्या कहते हैं, कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, ये बात अपने बीच हुई। तो बात करते हैं आगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखो ज़रा एग्जाम्पल्स करना और इनको वापस प्रैक्टिस करते करते देखना, तब जाके कहीं अपने को ये चीज़ याद होगी। और बहुत सही से कॉन्सेप्ट समझ के ट्रिक्स से थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करना है ना। ट्रिक्स से याद करेंगे तो आराम से उलझेंगे नहीं ट्रिक्स में। बस ये याद रखना कि एक्सियल ओवरलैपिंग अलोंग द एक्सिस हो रही है, यानी साथ साथ बना रहा है ऑर्बिटल के, और कोलेटरल ओवरलैपिंग परपेंडिकुलर एक्सिस पे चल रहा है। ठीक, फेज वाइज पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना, बस अपने को तो हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन लेना था फेज वाइज का। ठीक है, जो अपन ले चुके हैं। अब बात करेंगे अगले लेक्चर में वीबीटी के बारे में, कुछ और बातें करेंगे, और बातें करेंगे थोड़ा सा वीबीटी की कमियों के बारे में, उसके ड्रॉबैक्स के बारे में, कि कुछ ना कुछ तो वीबीटी के भी ड्रॉबैक्स रही होंगे। तो फिर अपने पास क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन का हिसाब किताब आया, यानी कॉन्सेप्ट आया। तो इस तरीके से कुछ ना हर कोई थ्योरी अपना अपना ड्रॉबैक छोड़ती जा रही है और अगली थ्योरी उस ड्रॉबैक को कंप्लीट करती जा रही है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए ये लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं। आराम से रिवाइज करिएगा, पूरे नोट्स बनाइए आराम से, और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।